तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली अ स्टेट। इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक स्टेट होती है व्हेन फोर्सेस फ्रॉम बोथ द साइड्स बिकम्स इक्वल। जब फोर्सेस दोनों साइड से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दोनों साइड कौन सी सर? तो मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1 एंड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F2। अगर आपके अपोजिट फोर्सेस अगर आपके अपोजिट फोर्सेस इक्वल हैं, देन दिस टाइप ऑफ स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 नेट एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कितना आ रहा हो? जीरो आ रहा हो। जीरो कब आएगा? जब F2 किसके इक्वल हो जाए? माइनस ऑफ F1 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आपके सामने वही चीज लिखी हुई है। क्लियर है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड इनका सेम हो, और देन द स्टेट विल बी इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये तो बात हो गई फिजिक्स की, क्योंकि फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पे। फिजिक्स की बात हो गई। हम इसको किस में देखना चाहते हैं? केमिकल में। तो कि केमिकल रिएक्शंस में किस टाइप से इक्विलिब्रियम आएगा सर? तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, बात करें अगर केमिस्ट्री की, इट इज अ पॉइंट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपकी चल रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा, बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किसके रेट के? बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। एंड उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये हो रहा है कि ये जो रेट है सर, ये रेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेट? तो रेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, और वी कैन से, अच्छा रेट जो आपकी इक्विलिब्रियम है उसकी दो कंडीशंस मस्ट होती हैं। और वी कैन से इट इज द स्टेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये एक ऐसी स्टेट होती है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाती है किसकी कंसंट्रेशन के? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। देखो ध्यान से, मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है A गिव्स B, जहां पे A जो है बेटा आपका वो क्या है? रिएक्टेंट है, और B जो है बेटा वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? और आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वो सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में अटेन होता है जिसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो भी क्या बना रहा हो? रिएक्टेंट को वापस से फॉर्म कर रहा हो। जैसे यहाँ पे ए जो है वो तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बी वापस कन्वर्ट हो रहा हो इसके अंदर? ए के अंदर। दैट विल बी द रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे इसी को कंसिडर करते हैं कंसंट्रेशन। तो हमने रेट के दो पॉइंट्स पढ़े हैं ना। अगर आपको इक्विलिब्रियम अटेन करना है, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा के लिए, कि अगर आपको इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो आपके पास दो कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड, वो फॉलो होनी ही चाहिए। और वो दोनों कंडीशंस कौन सी हैं बेटा? सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो आती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद सेकंड कंडीशन जो आती है हमारे पास, अब यहाँ पे ना एक तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक तो ओपन ब्रैकेट होता है, उसका कुछ मतलब नहीं होता, मतलब होता है उसमें आगे बताऊंगा। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन कितनी है सर? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा है? ए। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए किसके कंसंट्रेशन के? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। प्रोडक्ट क्या है हमारा? बी है। तो अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और उस पॉइंट के ऊपर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही रेट किसका है? बैकवर्ड रिएक्शन का है। दैट पॉइंट विल बी सेड एज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, हमें ना ये तो समझ में आ गया कंसंट्रेशन क्या होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी हमने सीख रखी है चैप्टर नंबर 1 में, कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम से, या फिर क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन निकालने की और भी हमने यूनिट्स देखी थी।
तो ध्यान से देखो बेटा, अब हमें एक पॉइंट के बारे में समझना है, दैट इज अवर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका आगे आता है पर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं कि आपके पास मान लो कोई एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी। तो बी जो बन रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर, कि जितना ए खर्च होगा उतना ही बी क्या होगा, फॉर्म होगा। जितना ए डिसअपियर होगा उतना ही बी क्या होगा, अपीयर होगा। दैट मीन्स जो आपके प्रोडक्ट की बनने की कंसेंट्रेशन है वो डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट के ऊपर। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट को बनने का रेट है या फिर जो आपकी कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए, वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर, कन्वर्ट हो रही है। कहने का साफ साफ अर्थ ये है कि आपके पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए, आपकी जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज। कब आ रहा है सर, चेंज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कंसेंट्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और उसी चेंज को हम कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट। रेट किसका, ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम। आया या नहीं आया समझ में। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा सिर्फ कंसेंट्रेशन के। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसेंट्रेशन के, वो भी किसकी, रिएक्टेंट की। क्योंकि प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा, जितना रिएक्टेंट के अंदर चेंज आएगा, उतना ही चेंज किसके अंदर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर आएगा। तो रेट जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर। अब यहाँ पे एक सिंबल आ गया माइनस। माइनस का क्या मतलब है, डिक्रीज होगा। कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कंसेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद ये सारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है। कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, और चेंज कैसा आ रहा है, नेगेटिव, इन पर यूनिट टाइम। क्लियर है। अब ये तो क्या है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। तो ये हमारी जो एरो होती है ना, ये वाली एरो, राइट हैंड साइड वाली एरो, ये होती है फॉरवर्ड एरो। क्या होती है, तो ये जो रेट होगा ये भी कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा। तो रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, सॉरी अपॉन में डेल्टा टी। इज इट क्लियर और नॉट। और बात करें हम यहाँ पे, हमारे पास ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए, कैसी प्रोसेस हो जाए, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो ये जो ये वाली एरो है, ये किसको दिखा रही है, बैकवर्ड को। बैकवर्ड को दिखा रही है, तो जो आपका बैकवर्ड का रेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, अब की बार जो है प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा है, बी, इन पर यूनिट टाइम। ये डेल्टा लगा देते हैं यहाँ पे, स्मॉल चेंज नहीं, हम लार्ज चेंज ले रहे हैं। क्लियर है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है उतना ही रेट किसका होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। That means the minus of delta A by delta T is also equal to delta B by में delta T। क्लियर है। इसको पॉजिटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बन रहा था। क्लियर है। हम इस वाली डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ये यहां से बन रहा है। आ गया समझ में। तो ये था हमारा रेट, कि किसी भी चीज की, किसी भी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आना, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। इसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज योर रेट ऑफ रिएक्शन। आया या नहीं आया समझ में। तो कंसंट्रेशन के अंदर ये कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसके अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, दैट विल बी नोन एज rate. That is rate of forward reaction and that is rate of backward reaction. At equilibrium the both the rates are equal and therefore it is said to be equilibrium। आ गया समझ में। और एक और बात है, इक्विलिब्रियम हम सिर्फ इसी कंडीशन को नहीं कहेंगे जब रेट इक्वल हो, उसके लिए एक और कंडीशन आती है। वो कौन सी कंडीशन है बेटा,
कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए. So that are the two conditions which are satisfied. Then we have to say that the condition is equilibrium. Is it clear or not? आ गया समझ में सारा का सारा. तो ये देखो अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का होता है? तो इक्विलिब्रियम जो है बेटा मेनली हमारे पास कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का. वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द अनदर वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम. दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास. क्लियर है? लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज आल्सो नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे. फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद हमारे जो मेन टॉपिक्स है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपका चैप्टर का पार्ट 1 है. आपका ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द अनदर पार्ट दैट इज पार्ट 2 इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम. क्लियर है? तो आज जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं बेटा दैट इज योर टॉपिक नंबर 1 इज इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री. सेकंड टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को फिजिकल इक्विलिब्रियम से. इज इट क्लियर और नॉट?